हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो बच्चों, हमारा ज्योग्राफी में 16वां चैप्टर चल रहा था जैविक एवं अजैविक संसाधन, और उसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था जैविक संसाधन। और हमने कल वन विनाश के कारणों के बारे में बताया था, और वन नीति 1952 के अनुसार हमारे भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होनी चाहिए? 33% भाग पर। और वर्तमान में सन 2015 के अनुसार हमारे भारत में 21.34% भाग पर वन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों वनों के वितरण के बारे में। तो देखिए, वनों के वितरण के बारे में हम बात करते हैं आज। भारत की विशालता के कारण यहाँ जलवायु उच्चावच यानी धरातल ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी की भिन्नता पाई जाती है। अतः देश में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। हमारे भारत में अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी वाले क्षेत्रों में सदा हरे भरे रहने वाले वन। देखिए, ये वन जो है वो जहाँ 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वार्षिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और वहाँ का वार्षिक जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ इस प्रकार के हमेशा हरे भरे रहने वाले वन पाए जाते हैं। और भारत में इन वनों के 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी भारत, भारत का उत्तरी पूर्वी भाग, जिसमें हिमालय के तराई प्रदेश आते हैं, यानी जहाँ पर वर्षा होती है ज़्यादा। तराई प्रदेश असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग इसमें आते हैं। दूसरा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तट पर महाराष्ट्र से लेकर के केरल तट तक वाला क्षेत्र इसमें आता है। और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा और उच्च ताप के कारण ये लंबे और शीघ्र बढ़ने वाले वन होते हैं। इनकी लकड़ी कठोर और काले रंग की होती है। वृक्षों की लंबाई सामान्यतः 40 से 60 मीटर तक होती है। वृक्षों के बीच में विभिन्न प्रकार की लताएं, झाड़ियां और छोटे पौधों की अधिकता, दलदल और धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से इन वनों का विदोहन यानी इन वनों को काटना करना अत्यधिक कठिन और व्यय साध्य है, यानी अधिक खर्च होता है। ये बहुत ही सघन होते हैं। इन वनों में एक स्थान पर एक जैसे वृक्ष नहीं मिलकर कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष आते हैं, देखिए इन वनों के प्रमुख वृक्षों में लोह काष्ठ यानी लोहे जैसी लकड़ी, महोगनी, गटापारचा, इबोनी, तून, नारियल, ताड़, रबर, सिनकोना, बांस, साल, जंगली आम, गुर्जन, तुलसर, बेंत, चपलास आदि वृक्ष और कई तरह की लताएं पताएं पाई जाती हैं। अब आता है दूसरे प्रकार के वन, मानसूनी या पतझड़ वन। मानसूनी या पतझड़ वन, देखिए ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी जिन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है, और जहां तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु के प्रारंभ में इन वनों की पत्तियां झड़ जाने के कारण इन्हें पर्णपाती यानी पत्तों को गिराने वाले या पतझड़ वन भी कहते हैं। इनमें वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 20 से 45 मीटर तक होती है। वृक्षों की कम सघनता से इनके बीच घास उग जाती है। वन क्षेत्रों तक यातायात के साधनों का विकास हो गया है। इनकी लकड़ी अधिक कठोर नहीं होती है। इन वन संसाधनों का विध्वंस सरलता से किया जा सकने के कारण इनका अत्यधिक महत्व है। ये मानसूनी वनों के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं हमारे भारत में। पहला है हिमालय के बाहरी व निचले ढालों पर, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आते हैं। दूसरा है मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आते हैं।
तीसरा है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक का आर्द्र पठारी भाग, केरल के पूर्वी शुष्क भागों में कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और चौथा भाग है पूर्वी घाट के पश्चिमी दक्षिणी भाग, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र आते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष देखिए, सागवान, साल, शीशम, चंदन, रोजवुड, कुसुम, बांस, पलास, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हल्दू, इबोनी, आम, जामुन, सिरस, महुआ, पीपल, बरगद, खैर, सेमल और गूलर आदि आते हैं। अब आता है तीसरे प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय वन यानी गर्मी वाले वन। ये वन 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले और 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो उत्तरी पश्चिमी भारत है, जिसमें आपका दक्षिण पश्चिम पंजाब आता है, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी भाग यानी हमारे भरतपुर वाले भाग में, और अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश इसमें आते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भाग, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग हैं। इन वनों में पाए जाने वाली वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी और तना खुरदरा होता है। और वर्षा की कमी के कारण इनकी लंबाई जो है, ऊंचाई वो 6 से 9 मीटर तक होती है। इसके बाद में इसमें आता है प्रमुख मुख्य वृक्ष। तो देखिए बच्चों, बबूल, खेजड़ा, आम, जामुन, नीम, महुआ, बरगद, आंवला, रीठा, कीकर आदि हैं। इन वनों का स्थानीय महत्व है। चौथे प्रकार के वन आते हैं मरुस्थलीय वन। ये वन 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा, जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है एक साल में, तथा 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की जड़ें लंबी मोटी होती हैं, जिससे शुष्क मौसम में गहराई से पानी प्राप्त करके वृक्ष जीवित रहते हैं। पत्ते छोटे मोटे और कांटेदार तथा अत्यधिक खुरदरा या कांटेदार होता है। इनको बाष्पोत्सर्जन क्रिया से में जल कम उड़ता है। इससे बाष्पोत्सर्जन लिख रहा है, ये गलत है बच्चों। इन वनों में वृक्षों की जो तुलना में झाड़ियों की संख्या अधिक होती है। वृक्ष दूर दूर तथा कम संख्या में होते हैं। खजूर को छोड़कर अन्य वृक्षों की लंबाई कम होती है, एक खजूर की ज़्यादा होती है। इसमें मुख्य वृक्ष देखिए, इसमें नागफनी, कैर, खैर, खेजड़ा, खजूर, बबूल, बेर, नीम, पीपल, बरगद, राम, बांस, थुअर आदि आते हैं। अगले जो वन है वो पर्वतीय वन या शीतोष्ण सदाबहार वन आते हैं। ये वन पूर्वीय पश्चिमी हिमालय प्रदेश, असम की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी तथा महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम के पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां घनी यानी सघन और सदाबहार और तना मोटा होता है। पेड़ों के तनों पर लताएं लिपटी रहती हैं और नीचे सघन झाड़ियां पाई जाती हैं। वृक्षों की ऊंचाई 15 से 18 मीटर तक होती है। इन वृक्षों की लकड़ी मुलायम होने से कागज, लुगदी, पैकिंग, प्लाई बोर्ड, प्लाई आदि बनाने में काम में आती है। मुख्य वृक्ष में देखिए, इनमें चीड़, सनोवर, देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च, बर्च, मैपिल, एल्म और चेस्टनट आदि हैं। अधिक ऊंचाई पर यूजेनिया, मिचोलिया, रोडेनड्रॉस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये सदा हरे भरे रहते हैं। छठवें वन है ज्वारीय या दलदली वन, जो ज़्यादातर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली नदियों के डेल्टाई, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी नदियों के मुहानों पर कीचड़ व दलदली भागों में पाए जाते हैं, जहाँ कीचड़ ज़्यादा होता है। समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण वृक्षों की जड़ें खारे पानी में डूबी रहती हैं तथा जड़ों से शाखाएं निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। वृक्ष ऊंचे तथा हरे भरे रहते हैं और लकड़ी मुलायम होती है। मुख्य वृक्ष देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष तथा हुगली नदी के डेल्टा में मैंग्रोव वृक्ष अधिक पाए जाते हैं।
अन्य वृक्षों में बांस, ताज, बेंत, ताड़, नारियल, रोजीफोरा, सोनरीटा, हेरोटीरिया, फोनिक्स आदि हैं। अब आता है वनों से प्राप्त उपजें। देखिए बच्चों, वनों से हमें कौन कौन सी उपजें प्राप्त होती हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो वनों से प्राप्त होने वाली उपजों में देखिए, भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण उपजें प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ उपजें विदेशों से प्राप्त नहीं होने से उनका विशेष महत्व है। यानी हमारे भारतीय वनों में विदेशों से नहीं प्राप्त होने वाली बहुत सारी उपजें हैं जो इनका विशेष महत्व है। जैसे चंदन की लकड़ी है, बीड़ी पत्ता, तेंदू है, साखू, बेलेडोना, सर्पगंधा आदि हैं। वनों से प्राप्त उपजों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होती हैं मुख्य उपजें। देखिए मुख्य उपजें कौन सी होती हैं? वनों से प्राप्त होने वाली उपजों में हमें लकड़ियाँ प्रमुख उपजें प्राप्त होती हैं, जिसमें देवदार, चीड़, मैपिल, फर, स्प्रूस, श्वेत, सनोवर, साल, सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, सेमल, हल्दू, अर्जुन, आम, खैर, बबूल, बांस, नीम आदि प्रमुख और महत्वपूर्ण लकड़ियाँ जो हैं ये मुख्य उपजें होती हैं। और गौण उपजों में यानी बहुत कम उपजें जो हैं वनों से हमें प्राप्त होती हैं, जो अनेक प्रकार की गौण उपजों में जैसे लाख है, कत्था है, गोंद, महुआ, तुंग, बेंत, रबर, फल, शहद, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, कच, चमड़ा रंगने और बनाने के पदार्थ, तारपीन का तेल, बेरोंजा, जो इंजन चलते हैं उनमें पटा स्लिप होता है तो बेरोंजा लगा करके चिपचिपा गोंद जैसा होता है, प्राकृतिक रेशम, धागे आदि प्रमुख इनसे प्राप्त होते हैं। अब आता है वन संसाधन का महत्व। वन संसाधन का मानव के लिए क्या महत्व है? देखिए बच्चों, वनों से ही सभ्यता का जन्म हुआ है, विकास और फलना फूलना हुआ है। जहाँ कहीं वनों का विकास रुक जाता है वहाँ शुष्कता बढ़ते बढ़ते मरुस्थलों की उत्पत्ति हो जाती है। यानी वन पेड़ कट जाते हैं तो वहाँ शुष्कता होने लगती है। वन संसाधन प्रत्यक्ष रूप से सकल जीव जगत को, जो संपूर्ण जीव जगत है उसको विभिन्न रूप और प्रकार और व्यवस्था से भोजन, रोजगार व आश्रय प्रदान करके पोषण देते हैं। वनों के महत्व के बारे में लिखा है कि वन राष्ट्रीय संपत्ति हैं, आधुनिक सभ्यता को इनकी बड़ी आवश्यकता है। भारत में वन संसाधन के महत्व को उनके द्वारा होने वाले लाभों द्वारा सहज ही समझा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, भारत की राष्ट्रीय आय का जो 2% है, हमारे संपूर्ण देश की 2% आय जो है वो वनों से प्राप्त होती है। दूसरा है, भारत में वन संसाधन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। तीसरा है, देश के 2.5 करोड़ जो आदिवासी हैं वो वनों में निवास करते हैं, वनों में रहते हैं, यानी वन उनके निवास स्थान है और वन उन्हीं की आजीविका के मुख्य साधन है। चौथा लाभ है, वन क्षेत्र 5.5 करोड़ जो पशु हैं उन पशुओं को चराने की सुविधा प्रदान करते हैं। पाँचवा, वनों से इमारती उपयोग, फर्नीचर, कृषि उपकरणों, रेल के डिब्बों, जहाज, वाहनों, ईंधन आदि के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा साल, सागवान, शीशम, देवदार, बबूल, चीड़ प्रमुख ये इमारती लकड़ियाँ हैं जो घर बनाने में काम में आती हैं। इसके अलावा छठवां लाभ जो है वो देखिए, वनों से कागज़, माचिस, रेशम, लाख, फर्नीचर, प्लाईवुड, पैकिंग, रबर, रंग, खिलौनों के सामान बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है। सातवां लाभ है, वनों से फल फूल, कत्था, तारपीन का तेल, गोंद, बांस, बेंत, बेरोंजा, चमड़ा कमाने व रंगने के पदार्थ प्राप्त होते हैं वनों से। आठवां लाभ है, वनों से हरड़, बहेड़ा, आंवला आदि औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। और नमा है, वन्य जीवों के भोजन और आश्रयदाता होते हैं। वनों में ये वन्य जीव रहते हैं और पाले जाते हैं। भारतीय वनों में 500 प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, इसलिए वन मनोरंजन स्थल भी होते हैं। अब आता है वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। देखिए बच्चों, वनों से अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? पहला है, वन जो है वो बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायु को क्या बनाते हैं? आर्द्र यानी नमी युक्त बनाते हैं, जिससे वर्षा करने में सहायक होते हैं। दूसरा, वन जलवायु को सम रखते हैं, सम बनाते हैं यानी समान बनाते हैं, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, और अधिक वर्षा करने में सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट है, वनों से जल रुक रुक कर धीमी गति से बहता है। जो वन है उन वनों में जब जल बहता है तो धीमी गति से बहता है, जिससे भूमि अपरदन और बाढ़ का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा
चौथा पॉइंट है, चौथा अप्रत्यक्ष लाभ, वन पवन के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं, हवा के मार्ग में, जिससे आंधी तूफान व प्रचंडता और मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं वन। पांचवा अप्रत्यक्ष लाभ है, वन भूजल स्तर को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वनों से पानी रुक रुक कर चलता है तो पानी भूमि के अंदर जाता है, जिससे भूमि का जो भूमिगत जल है वो ऊंचा उठता है। छठवां है, वनों के भूमि में दब जाने से दीर्घ काल में खनिज कोयले का निर्माण होता है। सातवां है, वृक्षों की पत्तियों से ह्यूमस और जीवांश मिलने से मृदा की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। आठवां पॉइंट है, वन जैविक संतुलन, सौंदर्य एवं उत्तम व्यवस्था के प्रतीक हैं, उत्तम स्वास्थ्य के। नवाएं, वन वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। वनों वृक्ष वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके उससे शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 10वां है, वन हरित गृह प्रभाव को रोकते हैं। अब आता है वन विनाश के दुष्प्रभाव। वन विनाश के दुष्प्रभाव बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।